प्रणाम सभी भैया बहनों को। अध्याय 2 के इस तीसरे पीडीएफ भाग में हम समझेंगे वर्गीकरण की रीतियाँ कौन सी है, वर्गीकरण किस किस प्रकार से किया जाता है। जैसे इससे पहले हमने देखा अंकों के वर्गीकरण से क्या आशय है, तो वर्गीकरण से आशय समांकों को गुणों के आधार पर समान और असमान अलग अलग वर्गों में बांट लिया जाता है, उसको वर्गीकरण कहते हैं। जैसे साक्षरता का हम आंकड़े एकत्रित करने के लिए गए तो हमने साक्षर कितने, निरक्षर कितने, स्त्री कितने, पुरुष कितने, बालक कितने, बालिका कितनी है, समान और असमान आंकड़ों को अलग अलग बांट लिया। तो वर्गीकरण की रीतियाँ देखते। तथ्यों को दो प्रकारों के आधार पर वर्गीकरण की रीतियों को निम्नलिखित दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। तथ्यों के आधार पर दो मुख्य वर्गों में बांटा जाता है। कौन सा? एक गुणात्मक वर्गीकरण और दूसरा आता है संख्यात्मक वर्गीकरण। गुणात्मक वर्गीकरण में इसका वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। कौन कौन से? नंबर 1 सरल वर्गीकरण और दूसरा बहुगुण वर्गीकरण, है ना। तो सरल वर्गीकरण में हम क्या करेंगे, गुणों के आधार पर उसको रख देंगे। एक गुण वाले पहले, फिर दूसरे गुण वाले पहले, उसके बाद फिर बहुगुण वर्गीकरण में हम उन्होंने में बहुत से गुण अगर है तो फिर उस आधार पर, गुणों के आधार पर उसको हम डिवाइड कर देंगे, बहुगुण वर्गीकरण कहलाएगा। संख्यात्मक वर्गीकरण किसे कहेंगे? तो संख्याओं के आधार पर वर्गीकरण, संख्यात्मक वर्गीकरण। तो इसको भी दो वर्गों में बांटा गया है। कौन सा? एक समय अनुसार वर्गीकरण और दूसरा भौगोलिक वर्गीकरण। तो समय के अनुसार आंकड़े जो आए वो समय के अनुसार, जैसे वर्ष 2018, 2019, 2020 और भौगोलिक सर्वेक्षण में राज्य के अनुसार मध्य प्रदेश के आंकड़े, राजस्थान के आंकड़े, उत्तर प्रदेश के आंकड़े, गुजरात के आंकड़े, इस प्रकार भौगोलिक वर्गीकरण बांट देंगे। अब सारणीयन क्या है? तो सारणीयन वह विधि है जिसमें संकलित समांकों को स्पष्ट बनाने के लिए उचित रीति से पंक्तियों और स्तंभों में क्रमबद्ध किया जाता है। क्या करेंगे? सारणीयन में वह विधि है जिसमें संकलित समांकों को स्पष्ट रूप से बनाने के लिए उचित रीति से पंक्तियों और स्तंभों में क्रमबद्ध रूप से बांट देंगे। जैसे अपना जो रजिस्टर रहता है उपस्थिति पंजी में क्या करते हैं हम? पहले छात्र का नाम, फिर पिता का नाम, जन्मतिथि, सन, जन्मतिथि व उनके अन्य आंकड़ों में उन्हें विभाजित कर देते हैं। अब आते हैं चित्रमय प्रदर्शन से क्या आशय है। तो चित्रमय प्रदर्शन तथ्यों के प्रस्तुतिकरण की वह रीति है जिसमें चित्रों की भाषा में तथ्यों को दर्शाया जाता है। चित्रमय प्रदर्शन क्या है? इसमें तथ्यों को चित्रों की भाषा में समझा देंगे। चित्रमय प्रदर्शन तथ्यों के प्रस्तुतिकरण की वह रीति जिसमें चित्रों की भाषा में तथ्यों को दर्शाया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकारों की रोचक और आकर्षक ज्यामितीय आकृतियाँ जैसे दंडवृत्त, आयत, वर्ग इत्यादि के साथ ही तस्वीरों, मानचित्रों और चार्टों का प्रयोग किया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। बिंदु रेखीय प्रदर्शन। बिंदु रेखीय प्रदर्शन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर ब्लेयर के शब्दों में बिंदु रेख समझने से सबसे अधिक सुगम, रचना करने में सबसे अधिक सरल और अत्यधिक, ये देख रहे बिंदु के आधार पर बिंदु रखे और फिर उसको
लाइन से मिला दिया। व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाला चार्ट है। क्या करते हैं, बिंदु रेख समझने से सबसे अधिक सुगम होते हैं, रचना करने में सबसे अधिक सरल और अत्यधिक व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाला चार्ट है। प्रश्न अगला, संचयी बारंबारता वक्र क्या है? संचयी बारंबारता वक्र, तो इसमें दिए हुए वर्गांतरों को ऊपरी सीमाओं अपर लिमिट, दिए हुए वर्गांतरों को ऊपरी सीमाओं अपर लिमिट को भुजा पर और संचयी आवृत्तियों को कोटि अक्ष पर अंकित करने से जो वक्र तैयार होता है उसे संचयी बारंबारता वक्र या ओजायु वक्र कहते हैं। अगला प्रश्न, द्विविमा चित्र किसे कहते हैं? तो द्विविमा चित्र से आशय है, चित्रों से है जिनके निर्माण और निर्वचन में चित्र की लंबाई या ऊंचाई और चौड़ाई दोनों को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए इन्हें क्षेत्रफल चित्र या धरातल चित्र भी कहते हैं। द्विविमा चित्र से आशय ऐसे चित्रों से जिनके निर्माण और निर्वचन में चित्र की लंबाई यानी ऊंचाई और चौड़ाई दोनों को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए इन्हें क्षेत्रफल चित्र या धरातलीय चित्र कहते हैं। बहुगुणी दंड चित्र का प्रयोग कब किया जाता है? तो दो या दो से अधिक संबंधित अंक समूहों की कई वर्षों या स्थानों की तुलना करने के लिए बहुगुणी दंड चित्र का प्रयोग किया जाता है। दो या दो से अधिक संबंधित अंक समूहों की कई वर्ष या स्थानों की तुलना करने के लिए बहुगुणी दंड चित्र का प्रयोग किया जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 अंक के प्रश्न के बाद में अब प्रारंभ होते हैं 4 अंक के प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न आता है, प्राथमिक व द्वितीयक समांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्राथमिक एवं द्वितीय समांक में अंतर में प्रश्न इस प्रकार से सारणी बना लेंगे। क्रमांक, प्राथमिक समांक जिसको प्राइमरी डेटा कहते हैं और द्वितीयक समांक को सेकेंडरी डेटा कहते हैं। तो पहला, प्राथमिक समांक भौगोलिक होते हैं। सांख्यिकी अनुसंधान में उनका स्थान कच्चे माल के समान होता है। सांख्यिकी समांक मौलिक होते हैं और सांख्यिकी अनुसंधान में उनका स्थान कच्चे माल के समान होता है। द्वितीयक समांक सांख्यिकी यंत्रों से एक बार गुजर चुके होते हैं, यानी एक बार उनका उपयोग अनुसंधानकर्ता कर चुका है, अब उन आंकड़ों का उपयोग किसी दूसरे अनुसंधान में किया जाता है। तो एक बार गुजर चुके होते हैं सांख्यिकी यंत्रों से, इनका स्थान निर्मित माल के समान होता है। प्राथमिक समांक कच्चे माल के समान और द्वितीयक समांक निर्मित माल के समान, पहले से निर्मित। दूसरा, प्राथमिक समांक अनुसंधानकर्ता द्वारा किसी भी रीति से स्वयं संकलित किए जाते हैं। प्राथमिक समांक कौन करता है? अनुसंधानकर्ता किसी भी रीति से स्वयं संकलित करता है। द्वितीय समांक अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा पहले से ही संकलित होते हैं। तीसरा, प्राथमिक समांकों में धन, समय, श्रम तथा बुद्धि का प्रयोग अधिक करना पड़ता है। प्राथमिक समांकों में धन, समय, श्रम तथा बुद्धि का प्रयोग अधिक होगा और द्वितीय समांक सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। उनमें अधिक धन, समय और श्रम तथा वृद्धि बुद्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। और द्वितीयक समांक सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। उनसे अधिक धन, समय, श्रम तथा द्वितीयक समांक
अपने उद्देश्य के अनुकूल हो। चलते हैं, प्राथमिक समांक उद्देश्य को ध्यान में रखकर संकलित किए जाते हैं, अतः ये अनुसंधान के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। और द्वितीयक समांक अपने उद्देश्य के अनुकूल हो, यह आवश्यक नहीं है कि उनमें प्राय संशोधन की आवश्यकता होती है तथा उन्हें अनुसंधान के अनुकूल बनाना पड़ता है। पांचवा अंतर है, प्राथमिक समांक स्वयं अपने उद्देश्य के लिए एकत्रित कराए जाते हैं और द्वितीयक समांक कोई अन्य पक्ष उसके अपने उद्देश्य के लिए एकत्रित करता है। अगले PDF में अपन समझेंगे प्रश्नावली और अनुसूची में क्या अंतर है। धन्यवाद।